हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टूडियो। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए जो है ना सबके लिए मिक्स एक इंपॉर्टेंट सा इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 3। और आज का मॉक टेस्ट रियली एडवांस लेवल का क्वेश्चंस होंगे इसमें। और चलो करते हैं, मजा आने वाला। और हाँ, इसमें टोटल आपको 20 क्वेश्चन है। पैसेज नहीं दिए गए हैं, पैसेज को छोड़ दिए गए हैं, ठीक है ना। पैसेज के लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, टेंशन मत लेना। और लास्ट में टोटल कितने मार्क्स आते हैं ये चीज कमेंट करके जरूर से जरूर बताना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मुझे पता चलता है कि आप लोग कितना पढ़ने में भी एक्टिव हो। अभी देखो गाइस, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि अनअकैडमी की तरफ से एक बैच लॉन्च हुई है। आपको एयरफोर्स एक्स एंड वाई बैच, ठीक है ना, एक्स के लिए वायु बैच, इसका नाम है वायु। जो कि आज से स्टार्ट होने वाली थी, ये क्या 26 जनवरी से वायु बैच एयरफोर्स एक्स एंड वाई के लिए, ठीक है। और सारे टीचर्स आपको वहां पे बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे। इस बैच का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जितने बच्चे चाहते हैं कि बेसिक से पढ़े, ठीक है ना। क्योंकि अभी ऑफलाइन कोचिंग तो सारी बंद है, तो ऑनलाइन कोचिंग करना होगा ना। वैसे कंडीशन में ये बैच आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आप जाके इसमें इनरोलमेंट ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बाकी जब भी जाके सब्सक्रिप्शन लेना अनअकैडमी पे, तो A to Z स्टडी का रेफरल कोड यूज कर लेना, वहां पे 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में अभी एनडीए बैच स्टार्ट हो गया था कल ही, मतलब 25 जनवरी को स्टार्ट हुआ था ये। मतलब रणविजय बैच है, जो कि एनडीए के लिए स्पेशली ये चीज बनाया गया है। और इस बैच से पिछली वाले जो एग्जाम हुआ था एनडीए का, उसमें 200 से भी ज्यादा बच्चों ने रिटर्न क्लियर किया था। दोनों बैचेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में एक चीज ध्यान देना कि जब भी आप वहां पे जाओ, तो वहां पे नीचे देखो हैव अ रेफरल कोड की जगह पे आपको सिंपली इस तरीके से A to Z स्टडी का रेफरल कोड यूज करना है, बिकॉज वहां पे देखो फीस सारे के सारे कम लगेंगे। ओके, चलो गाइस, अब एक चीज देखते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड का एक मॉक टेस्ट है जो कि हम लोगों ने तैयार किया है। अब इस मॉक टेस्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। और ये इसमें 600 प्लस क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चंस का लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में दिया गया है। साथ में सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, आंसर की भी दिए गए हैं, ठीक है। चाहो तो आप परचेज कर सकते हो, बहुत ही सस्ता सा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। अब चलो आज का मॉक टेस्ट अब स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई। अब यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास PQRS वाला, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ही PQRS से पे आधारित है, बट यहाँ पे ABCD करके दिया गया है, तो टेंशन मत लो, जैसे भी है बढ़िया है, ठीक है। पहला नंबर क्या हमारे पास देखो, ए में है हमारे पास, हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। मैं समझाऊंगा, पहले पढ़ लो इसको अच्छे से। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट, ठीक है, ऑफ अ कंट्री। फिर है फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर एंड सेकेंड इन द टर्म ऑफ परसेंटेज। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शंस पे, तो इसको बनाने का तरीका, ऑप्शन में देखो डी से कोई भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, ना ही ए से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो बशर्ते हमको सब ध्यान देना होगा, या तो सी से स्टार्ट होगा या तो हमें बी से स्टार्ट होगा। तो हमें सबसे मेनली हमको बी और सी लैंग्वेज, इन्हीं दो पे ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अभी बोल रहा है दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। अब ये बोल रहा है, ये जो है ना, ये चेंज जो हुआ, ये बदलाव जो है, इसको हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब किस बदलाव के बारे में पता ही नहीं है हमको, तो जिस चीज के बारे में पता ही नहीं, तो वहां से हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं सेंटेंस को। ऑब्वियसली बी से भी स्टार्ट नहीं होगा। देखो बी से जो जो चीजें, सी ऑप्शन में देखो बी से स्टार्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी में भी देखो बी से स्टार्ट है, तो ये भी आंसर नहीं होता है। अब हमने 50-50 वाला जो कंफ्यूजन था खत्म कर दिया, बचा क्या, सी से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। इनहेबिटेंट का मतलब होता है निवासी। पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो वहां के निवासियों के जब कितने नंबर है उनको रेफर, पता मतलब उसे ये चलता है कि उनकी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर्स ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ ए कंट्री। मतलब वहां की पॉपुलेशन में क्या चेंजिंग आ रही है, ये वहां का क्या पता चलता है, ये ग्रोथ इससे पता चलता है। जितने लोग वहां के निवासी के पॉपुलेशन में चेंजिंग आ रही है, उससे हमें वहां का पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। अभी देखो सी से तो ये चीज निकल रहा है। अब ऑप्शन नंबर बी में देखो क्या लिख रहा है, दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। अब ये जो बदलाव है, मतलब ये चेंज है, इसको दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अभी यहाँ पे चेंजिंग के बारे में बात की गई, और उसके जस्ट बाद ये चेंजिंग इससे रिलेट है, तो ऑब्वियसली बी के सी के बाद क्या होगा, बी हो जाएगा। तो अब ये आंसर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में। तो आप इस तरीके से आंसर करके इजिली आगे निकल सकते थे, ठीक है। चलो, काफी टाइम लगता है क्वेश्चन को समझाने में। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ऑब्लिगेटरी जो है ना ये वर्ड, ये सीजीएल एग्जाम में पूछा गया सारा क्वेश्चन है, ध्यान देना, बहुत ही मतलब अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है ये बताओ। तो गाइस ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कानूनी तौर पे बहुत ज्यादा अनिवार्य हो, ठीक है, कंपलसरी हो। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसका सिनोनिम है, तो रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, तो ये तो होगा नहीं। अभी यूजलेस का मतलब बिना काम का, तो ये होगा नहीं। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है, एक लड़ाकू इंसान जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा।
अब बच्चा क्या मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी या फिर अनिवार्य होना, तो ऑब्लिगेटरी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिनोनिम मैंडेटरी। तो ऑप्शन सी जो है दो का राइट आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, वी मस्ट डैश हेल्प द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। ठीक है, बोल रहा है कि हमें जरूर किसी की हेल्प करनी चाहिए, कैसे, जो कि होमलेस है, बेघर है, एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, जो कि शारीरिक तौर पे जो है डिसेबल्ड है, मतलब जैसे किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, या फिर किसी भी हैंडीकैप्ड जो इंसान है उसकी, और जो होमलेस बेघर है उनकी हमें क्या हेल्प करनी चाहिए। तो हेल्प के पहले हमें क्या यूज करें, डोनेट। देखो हेल्प को कभी डोनेट नहीं करते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, डोनेट का मतलब दान करना, तो हेल्प दान थोड़ी होता है। एग्जर्ट का मतलब क्या होता है, तो एग्जर्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि एग्जर्ट का मतलब होता है लगाना, तो हेल्प लगाते हो थोड़ी आप। ठीक है, कंट्रीब्यूट, क्या कंट्रीब्यूट भी नहीं आएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन क्या होता है आपका दान, योगदान, तो योगदान और हेल्प दोनों लगभग कोई एक ही यूज कर सकते हो, दोनों के एक साथ नहीं। बचा कौन सा, रेंडर। रेंडर हेल्प का मतलब क्या होता है ये समझ लो, रेंडर और हेल्प ये दोनों एक साथ मिलकर जब मिल जाते हैं तो इसका मतलब होता है सहायता प्रदान करना। ठीक है, सहायता प्रदान करना, तो फाइनली आंसर हो जाएगा, वी मस्ट रेंडर हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। ठीक है, हमें अवश्य ही सहायता प्रदान करनी चाहिए जो होमलेस है और जो फिजिकली डिसेबल्ड है। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, फाइंड द ग्रामेटिकली एरर। ठीक है, ये जो सेंटेंस है हमारे पास, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, मतलब हमारे स्कूल में से वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल, हमारे स्कूल में से एक वो बच्चा जो कि सेलेक्ट हुआ है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए। तो कोई एक ही सेलेक्ट हुआ है ना, मतलब बहुत सारे लड़कों में से ये वन ऑफ द, मतलब एक को सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके जगह हैव की जगह पे हैज का यूज करो, हैज बीन सिलेक्टेड होना चाहिए, ये जो नियम आपने पढ़ा होगा। तो हैव बीन वाला कौन सा, ऑप्शन नंबर ए में देखो, हैव बीन की जगह पे हैज बीन होना चाहिए था, यहाँ पे एरर है। ठीक है, चलो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 5 नंबर है, द मैनेजर, ये बोल रहा है पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, अब इसका आपको वॉइस में चेंज करना है कि पैसिव है। द मैनेजर किप्स द वर्क पेंडिंग, अब ये किप्स क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ डिनोट कर रहा है, तो इज एम आर के बाद क्या बनना चाहिए, इज एम आर। ठीक है, इसके साथ भी थ्री लगना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सिंपली यही तो नियम है हमारा। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, द वर्क हमारा जो क्या सब्जेक्ट बनेगा इसमें, बिकॉज ये द वर्क ऑब्जेक्ट था, तो वर्क इज किस में है भाई, क्योंकि वर्क के बाद तो सिंगुलर तो इज का ही होगा, और ऑप्शन डी में क्या है, आर है, तो ये तो गलत हो जाएगा, और ये तो कंटिन्यूअस में ले जा रहा है बीइंग इसको, तो ये तो होगा नहीं, और वाज होगा नहीं, और हैज होगा नहीं, तो ऑप्शन ए जो राइट आंसर है, द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, अब एक चीज आप लोग बोल रहे थे ना कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम करो, 240 में करो, 144 में करो। गाइस यूट्यूब अब रिकमेंड नहीं करता कि 240 में आप करो, एटलीस्ट आपको 720 में अगर वीडियो अपलोड नहीं करोगे तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। ठीक है, तो वीडियो बोलते हैं एटलीस्ट आप 10, मतलब आपको मैक्सिमम यूज करना, जितना अच्छा क्वालिटी रहेगा उतनी अच्छी है, तो हर कोई इंसान चाहेगा कि वीडियो वायरल हो, बिकॉज हम लोग बना रहे हैं तो फिर थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, तो वैसा तो नहीं है कि 100-50 लोग देखे तो काम चल जाएगा, नहीं ना, ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड करें क्लास को उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए हमें क्वालिटी को हाई करना पड़ता है। ठीक है ना, अभी देखो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, मतलब बोल रहा है ये जो एक सेंटेंस है, द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो अंडरलाइन जो किया हुआ है ना यहाँ पे, बताओ ये जो सेंटेंस क्या सही है, अगर सही है तो लिखो कि नो इंप्रूवमेंट, हमें यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, अगर सही नहीं है तो बताओ क्या होगा इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आप रखेंगे तो सही होगा। तो गाइस देखो, एग्री विद द प्रपोजल, ठीक है, एक एग्री वर्ड होता है, हमने पढ़ा था, एग्री जब किसी इंसान से होगे तो वहां पे हम विद का यूज करेंगे, किसी चीज से होगे तो वहां पे टू का यूज करेंगे, तो एग्री टू होगा ना, क्योंकि प्रपोजल से वहां पे हमें सहमति दिखाना है, तो एग्री विथ की जगह पे एग्री टू का यूज करो, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, एग्री टू द प्रपोजल। ठीक है, सिंपली ये चीज याद रखते तो पता होता। अभी देखो 7 नंबर नहीं है, बिकॉज 7, 8, 9, 10, ठीक है, और 11 ये पैसेज का क्वेश्चन था, क्लोज टेस्ट था, तो हमने इसको स्किप कर दिया, बिकॉज ये आपके एग्जाम में क्लोज टेस्ट आता नहीं है, तो जो आता है उस पर ध्यान दो 12 नंबर पे अब। ठीक है, बोल रहा है करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सोड, एग्जॉस्ट लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है एग्जिबिट लिखा हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एक्सेल लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसलिए मैंने लिख दिया एग्जिबिट, ये है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो देखो एग्जिबिट जो है बिल्कुल भी करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, इसके अलावा एग्जिबिट के अलावा सारे स्पेलिंग्स गलत है। ठीक है, तो अब बोलोगे इसका मतलब बताओ क्या होता है भाई, एक एक का मतलब बताओ। एग्जॉस्ट का जो है ना राइट स्पेलिंग क्या होता है, ई हो जाएगा, एस हो, एग्जॉस्ट होता है ना भाई, ई एक्स एच ए यू एस टी होता है। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना। ओके, चलो अभी अगला एग्जॉस्ट के बाद क्या, अगर चाहो तो मैं लिख देता हूँ एक्स ए यू एस टी,
अब यहाँ पे बचा हुआ है हमारे पास क्या हुआ भाई, एग्जॉस्ट हो गया, एक्सेल हो गया, EXHALE, ठीक है। मैं हिंदी भी बता दूंगा, सबका टेंशन मत लो। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है ये, पीसी वगैरह चलाते होंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट का भी हमने लिख दिया। देखो कोई जब फोल्डर जिप फाइल आपने सुना होगा, उसमें से जिप फाइल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब हम लोग एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है मुक्त कर देना। क्या होता है भाई, मुक्त कर देना। इसका मतलब होता है कोई चीज मुक्त कर देना, फ्री कर देना। एक्सेल का मतलब क्या होता है भाई, तो एक्सेल का मतलब जैसे हम लोग सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं ना, तो वही होता है सांस छोड़ना, ठीक है। और एग्जॉस्ट का मतलब तो पता ही होगा क्या होगा, थका होना, ठीक है, टायर्ड होना। क्या होता है, थका हुआ होना। और ये क्या होता है, एग्जिबिट का मतलब होता है दिखाना या फिर प्रदर्शन करना, ठीक है, प्रदर्शन करना। तो करेक्ट स्पेलिंग एग्जिबिट था हमारा, एग्जिबिट राइट आंसर बी हो जाएगा, बाकी सब गलत थे स्पेलिंग। अभी देखो नेक्स्ट हमारे पास टोटल 13 क्वेश्चन नंबर। टू टेक फ्रेंच लीव, ठीक है, यहाँ पे जो है टू टेक फ्रेंच लीव, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है टू टेक फ्रेंच लीव का। तो टू टेक फ्रेंच लीव एक जो है ना फ्रेज है, टू टेक फ्रेंच लीव, ठीक है। इसका मतलब होता है बिना बताए छुट्टी ले लेना। क्या होता है, बिना बताए छुट्टी ले लेना। लास्ट में लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, मतलब बिना परमिशन के, ठीक है, छुट्टी लेके भाग गया, ठीक है। चलो, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट हमारे पास ये है सेंटिलेटिंग। सेंटिलेटिंग का मतलब क्या होता है, सेंटिलेटिंग का मतलब होता है जो भी होता है, इसका सिनोनिम पूछ रहा है, ठीक है, सेंटिलेटिंग का। तो सेंटिलेटिंग का मतलब होता है चमकना, ठीक है। तो ग्लिटरिंग इसका क्या हो जाएगा, ग्लिटरिंग इसका चमकना का अर्थ हो गया। बाकी बोरिंग का मतलब पता ही होगा। फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी करना। और स्टिंगिंग का मतलब होता है किसी को कुछ चुभाना, जैसे कील वगैरह चुभाते हो, वही हो गया। तो राइट आंसर ग्लाइटरिंग होगा। अभी देखो ये बोल रहा है कि सेलेक्ट द वर्ड, यहाँ पे वन वर्ड बताना है, समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड। जो चीज आप सुन नहीं सकते उसको क्या बोल सकते हो। तो हमने वोकैब भी धीरा चैनल पे वोकैब पढ़ते हैं रेगुलर, जो हम उस पे, तो रिसेंटली हमने पढ़ा था जो चीज नहीं सुन पाते हम उसको हम इनऑडिबल कहते हैं, ठीक है। हमने इसको पढ़ा था वन वर्ड में। इनऑडिबल का मतलब होता है जो चीज सुनाई ना दे, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और एक वर्ड है इनफेलिएबल। इनफेलिएबल का मतलब क्या होता है भाई, जो गलती ना करे, जिससे गलती ना हो। ऑडिबल का मतलब जो चीज सुनाई दे। और इरिकवर री क्या बोल रहे हैं भाई, इरिवोकेबल, जिसको हम लोग रिकवर कर नहीं कर सकते उसको बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। अब बोल रहा है हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज, बोल रहा है ना जो ये जो बोल रहा है ग्लास है जो, हैंडल दिस ग्लास टेबल, ये जो शीशे का जो टेबल है उसको हैंडल करो। किस तरीके से भाई, विद द केयर, इसको मतलब ध्यान पूर्वक उसको हैंडल करो। बिकॉज इट इज डैश, वो क्या होता है भाई, जो शीशे का चीज होता है वो बहुत ही मतलब नाजुक होता है, टूट फूट जाता है। तो उसको अच्छे से ध्यान करना होता है, केयर करना होता है। तो कौन सा वर्ड सही होगा। एक फ्रेजिल का भी मतलब होता है नाजुक भंगुर, और डक्टाइल का भी मतलब होता है। तो कहीं शीशा वगैरह जो चीज भंगुर होता है, गिरने के बाद टूट फूट जाए, तो उसके लिए हम फ्रेजिल वर्ड यूज करते हैं। फ्रेजिल का मतलब क्या होता है, जो टूट फूट जाता है, भंगुर होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। डक्टाइल का भी मतलब होता है नर्म होना, बट राइट आंसर सी होगा। फ्रूगल का मतलब क्या होता है भाई, फ्रूगल का मतलब हमने जानते हैं, कल ही पढ़ा था, कल परसों में। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब होता है क्या, वो क्या बोलते हैं उसको, जो बहुत जल्दी रंग बदल दे इंसान, मतलब फटाफट जो है ना, कभी किसी के पक्ष में हो जाए, कभी किसी के पक्ष में हो जाए, ठीक है। चलो, अगर आपको फ्रूगल का मतलब नहीं पता तो लिख लो भाई, फ्रूगल का मतलब होता है सोच समझ कर इंसान जो पैसा खर्चा करे, ठीक है। और फ्राइजिल, देखो एक वर्ड है फ्राइजिल, ठीक है, और एक वर्ड है फ्रूगल। इन दोनों में यही फर्क है, मतलब इसका मतलब भंगुर होना, टूट फूट जाना, टूट फूट जाए जल्दी से। फ्रेजिल जो है किफायती होना, सोच समझ के पैसा खर्च करना। 70 नंबर है कि इसमें से बताओ करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है। ह्यूमिलिएशन, ठीक है, ह्यूमिलिएशन है, सरकैज्म है। और स्पेलिंग गलती सलती तो मैं क्या पढ़ूं इसको, तो यहाँ पे पढ़ लो इसको। तो सरकैज्म का स्पेलिंग सही है। सरकैज्म का मतलब होता है किसी को ताना मारना। क्या होता है, ताना मारना। और ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या होता है भाई, ह्यूमिलिएशन का मतलब भी आपको पता ही होगा। तो ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है किसी का इंसल्ट करना, ठीक है, इंसल्ट करना। और ये क्या, वॉक्यूट का स्पेलिंग होता है कोई गुलदस्ता वगैरह, ठीक है। और ये हमारे पास एक है रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है विरोध करना किसी का, ठीक है ना। क्या करना भाई, विरोध करना। तो स्पेलिंग चलो यहाँ पे मैं लिख दूं आपको सबका। अगर स्पेलिंग में आपको एक एक की यहाँ पे लिख दूं तो आप समझ लो। यहाँ पे सबसे पहला क्या था हमारे पास, ह्यूमिलिएशन। तो यहाँ पे जैसे HUMILIS, ह्यूमिलिएशन मतलब क्या हो गया, अपमान करना, ठीक है। ठीक है, चलो ह्यूमिलिएशन का ये हो गया। इसमें डबल एल था बट आपको सिंगल एल करना था। अब हमारे पास है बॉक्वेट, BOUQUET, ठीक है, यहाँ पे डबल यू कर दिया मैंने, सिंगल यू होता है, ठीक है। और यहाँ पे सरकैज्म का तो सही है, रिटेलिएट, RETALIAT, रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब विरोध करना। आप लिख ले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, कोई फालतू में नहीं। अब यहाँ पे एक्सोडस का मतलब क्या होता है,
एक्सोडस का मतलब चले जाना, ठीक है, यहां से जाना, घर से कहीं और जाना। अब इसका एंटोनिम पूछ रहा है एक्सोडस का, तो बताओ एक्सोडस का एंटोनिम क्या हो जाएगा आपको? वापस आना तो अराइवल, अराइवल मतलब आना, एक्सोडस मतलब जाना। बाकी सबका अर्थ पता होगा, एग्जिट मतलब भी निकलना, रिफंड मतलब पैसा वापस करना, डिपार्चर का मतलब खुल के जाना। जैसे गाड़ी चली जाती है ना किसी स्टेशन से तो डिपार्चर बोलते हैं उसको। अराइवल मतलब आना और एक्सोडस मतलब जाना, ठीक है ना। अभी देखो बोल रहा है एक और वर्ड है एंटोनी बताना आपको, क्विसेंट का। क्विसेंट का मतलब क्या होता है? तो गाइस क्विसेंट का मतलब होता है शांत, ठीक है ना। क्विसेंट का मतलब होता है शांत या फिर निष्क्रिय भी बोल सकते हो। तो निष्क्रिय, ठीक है। चलो एंटोनिम बताना, तो निष्क्रिय का क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। निष्क्रिय का क्या होता है? एक्टिव मतलब सक्रिय, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारे पास 20 नंबर में है, आपको देखो क्या बोल रहा है भाई। अ सॉन्ग संग एट अ बरियल, ये वन वर्ड है जो कि शोक गीत के बारे में पूछ रहा है। जो बरियल मतलब जैसे कोई मर जाता है तो उसको दफन वगैरह करते हैं ना, उस टाइम जो गाना गाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डर्ग, ठीक है। DIRG, डर्ज। इसको डर्ज ही पढ़ते हैं हम लोग, याद रखना, डर्ज मत पढ़ना, डर्ज ही पढ़ते हैं, शोक गीत बोलते हैं इसको। चलो हमारे पास है यहाँ पे बोल रहा है कि जो सेंटेंस है इसमें कहाँ पे एरर है। आई कैन स्विम वेरी फास्ट वेन आई वॉज ओनली 5। जब मैं 5 ईयर का था, सिर्फ 5 ईयर का था, तब से बोल रहा है कि आई कैन स्विम वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज स्विम कर सकता था, तैर सकता था। तो बट आई कैन गई फास्ट के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे आई कैन नहीं होना चाहिए, तो आई कैन गलत है। आई वॉज एबल टू मतलब लिख सकते थे इसको, या फिर कुड करके बना सकते थे, तो कैन लिखना गलत हो जाएगा यहाँ पे। अब एक ईडीएम है हमारे पास, ए हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। ए हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो ये बहुत बार पढ़ा होगा आपने, ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो इस क्वेश्चन पे ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये हार्ड नट टू क्रैक हमने बहुत बार पढ़ लिया है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। अब फिर से आपके पास वही चीज आया जो हमने पहले एक बार पढ़ा था, कि आपको अंडरलाइन जो चीज है, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वेयर, यहाँ पे ये क्या सही है हमारा? देखो गई या फिर गलत है? द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी, मतलब जो कैप्टन है वो प्लेयर्स के साथ क्या बोल रहा है भाई? एज वेल एज प्लेयर्स वे आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब कैप्टन ही नहीं बल्कि उनके साथ और भी कौन कौन से लोग हैं भाई? प्लेयर्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर द विनिंग द ट्रॉफी। तो एज वेल एज के साथ कहा गया एज वेल द प्लेयर, इनके साथ जो है ना, जब भी एज वेल आ जाए तो द प्लेयर्स तो आया है, बट हम द प्लेयर्स के लिए वेयर का यूज नहीं कर रहे हैं, वेयर का यूज हम द कैप्टन के लिए कर रहे हैं। तो कैप्टन के लिए वाज का होना चाहिए, ना कि वेयर का। तो ये बताओ किस में है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर वाज होगा, ठीक है। और खास करके यहाँ पे एक चीज और गलत है, यहाँ पे एज वेल सिर्फ लिखा हुआ है, एज वेल एज पूरा होना चाहिए था इसको। तो दो चीज यहाँ पे है, एज वेल एज द प्लेयर वाज होगा, ठीक है ना, एज वेल सिर्फ नहीं होता है। ओके। अभी देखो 24 में बोल रहा है हमारे पास PQ आ रहे थे, बट उससे पहले चलो हम 25 कर लेते हैं, 25 नंबर, उसके बाद 24 करेंगे। बोल रहा है नरेशन है, द से ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम्स, मतलब उसने होटल में जाके रिसेप्शनिस्ट से पूछा, कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम्स, ठीक है, रूम का जो टैरिफ बता सकते हो। तो उसने पूछा ना, तो पूछने के लिए क्या यूज करोगे? आस्क, ठीक है। आस्क, और कैन का क्या बन जाएगा? कुड बन जाएगा। तो ये देखो कहाँ पे है, देखो इसमें कैन का कैन है तो ये होगा नहीं, इसमें भी कैन का कैन है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और इसमें देखो क्या बोल रहा है, इसमें क्या कर रहा है, देखो, ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट टू टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम्स, ये गाइस ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा। अब इसको पढ़ो क्या बोल रहा है, ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही कुल, यहाँ पे देखो जब भी क्वेश्चन मार्क होता है तो इफ से बनाते हैं हम लोग, ये तो पढ़ा होगा आपने। दैट वहां पे यूज नहीं होता, इफ लगता है। तो देखो इफ लगा इसमें, और इफ के साथ कुड का भी यूज किया गया, और इसमें कैन को साफ साफ खत्म ही कर दिया गया है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अभी देखो इसके अलावा 24 नंबर बचा, PQ आर इसका था। However, the ignore truth that progress that succeed are proportional to the labor they put in, ठीक है। बोल रहा है the general human tendency to find the fault in the political policies for framed by the government, the blame the government for their slow progress, expecting miracles and magical transformation in their life. So people openly criticize and condemn the policy of maker। देखो criticize और condemn का मतलब क्या होता है? किसी को वो निंदा करना, ठीक है ना, निंदा करना, दोषी ठहराना, यही होता है। तो डी से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे? क्योंकि सो इसलिए, अब इसलिए से हम तो कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली डी वाला चीज जो है गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो है डी से स्टार्ट किया गया है, तो इसको लिखना बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। अभी बचा क्या? A B C, इन तीनों में से कोई होगा। तो डी से तो स्टार्ट हम करेंगे नहीं, तो भूल जाओ इसको। तो देखो क्या लिखा है, हाउ वर द इग्नोर, तब हाउ वर से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ये भी सही नहीं है।
दे इग्नोर, यहाँ पे दे इग्नोर बोल रहे हैं हम लोग, कौन इग्नोर कर रहा है हमें पता ही नहीं है, इग्नोर करने वाला कोई इंसान के बारे में पहले जिक्र तो है नहीं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं दे इग्नोर। पहले वो पता करो कि वो है कौन, ठीक है। और सी में भी क्या लिख रहा है, दे ब्लेम द गवर्नमेंट, ये बनाने का तरीका है, दे ब्लेम द गवर्नमेंट, वो कौन गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा है ये तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे साफ साफ देखो बी से पता चल रहा है ये, द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट इन द पॉलिसीज फ्रेम बाय द गवर्नमेंट, मतलब जनरल ह्यूमन टेंडेंसी जो है, ह्यूमन की जो प्रवृत्ति है वो, मतलब ये ह्यूमन के बारे में बात की जा रही है कि वो हमेशा फाइंड करते हैं, क्या क्या खोजते हैं भाई, गवर्नमेंट ने जो फ्रेम तैयार किया, नियम बनाया है, उसमें क्या करते हैं, फॉल्ट खोजते रहते हैं, ये ह्यूमन की टेंडेंसी है, ठीक है, यही बोल रहा है। सो पीपुल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम फॉर द पॉलिसी, मतलब द पॉलिसी मेकर, इसलिए क्या करते हैं वो खुले तौर से क्रिटिसाइज और कंडेम करते हैं। तो बी के बाद डी आ रहा सटीक आंसर, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बस हमें ये फाइंड आउट कर लो कि सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा और कौन सा वर्ड हमको नहीं पहले यूज करना चाहिए। मैंने जिस तरीके से बताया, जैसे सो से तो पहले हम स्टार्ट नहीं करेंगे, सो का मतलब होता है इसलिए, और इसलिए से कोई सेंटेंस नहीं करते। और यहाँ पे दे ब्लेम कर रहा है, तो कौन ब्लेम कर रहा है हमें पता ही नहीं है, और फिर से दे इग्नोर है, भाई कौन इग्नोर कर रहा है ये भी पता नहीं है। तो पहले यहाँ से हमने पता कर लिया किसके बारे में बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी से। तो देखो बी से स्टार्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी ही है, तो बी डी सी है, हम आप आंसर कर सकते थे इस तरीके से। तो पी क्यू आर एस बनाने का यही तरीका है, अगर आपकी वोकैब अगर अच्छी नहीं है तो। सो गाइज आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना टोटल कितने मार्क्स आए आपके। सो मिलते हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर जरूर करना।